आज के लेक्चर में हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुरप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के साथ ही साथ दक्कन ट्रैप का भी अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, आज हम भारत के विभाजन के बारे में बताएंगे कि जैसे जब भारत का विकास हुआ तो जो यहाँ की धरती है, यहाँ की पृथ्वी है, इसमें तमाम प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। ये कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर गहरी खाई है, कहीं पर विशाल मैदान है तो कहीं पर नदियों द्वारा बनाए गए रास्ते हैं जो पर्वतों को काट कर पार होते हैं। अगर हम भूगर्भिक संरचना के आधार पर बात करें तो भारत को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का विभाजन यानी भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो भारत का विभाजन किया गया है उसमें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और दूसरा भाग है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। उत्तर का विशाल पर्वतमाला। इसके क्रम में तीसरा भाग है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान या मैदानी भाग। ठीक है, इन 3 आधारों पर हम भारत के विभाजन की बात करते हैं और इन 3 ही आधारों पर हम संपूर्ण भारत के क्षेत्रों का, इसकी भू स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहली हेडिंग डालिए। सबसे पहली हेडिंग डालिए क्या? दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग। अब ये देखिए कि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये सबसे पुराना भाग है। ये जो है ये भारत का सबसे पुराना भाग है। सबसे पुराना भाग है। दूसरा पॉइंट ये डालिए कि ये कभी भी समुद्र में नहीं डूबा। ये तीनों तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है लेकिन ये कभी समुद्र में डूबा नहीं। ये कभी समुद्र में नहीं डूबा। समुद्र में नहीं डूबा। इसीलिए इस पर विवर्तनिकी बलों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। विवर्तनिकी बलों के प्रभाव का अभाव है। यहाँ पर विवर्तनिकी बलों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसके आगे वाले आप नेक्स्ट पेज में देखिए कि इस क्षेत्र की नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर आधार को प्राप्त कर चुकी हैं। इस क्षेत्र में जो नदियां होती हैं वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। ये प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है ये
अत्यधिक उपजाऊ, ये अत्यधिक खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र है। अब इसके साथ ही जैसे मान लीजिए हम आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में बताएं कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये किस तरह इम्पोर्टेंट है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसके साथ ही आप ये भी देख लीजिए कि ये प्रायद्वीप होता क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है। तो प्रायद्वीपीय, जैसे मान लीजिए हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग की हम एक मैप बना देते हैं। एक मैप का आधार आप मान लीजिए ये भारत है, ये इसका प्रायद्वीपीय भाग है यहाँ से। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कि ये 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जो 3 तरफ जलीय भागों से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो चलिए अगले पेज में देखिए। अब ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पर अनेक प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ और इसके आधार पर अब आप हेडिंग डालिए, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्नलिखित क्रम मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम है। आप देखिए, सबसे पहले आप चट्टानों के क्रम याद कर लीजिए। ये क्रम कौन कौन से हैं, इसके लिए आप एक ट्रिक बनाइए। वो ट्रिक ये है, आधा कब गूंद होई। अब ये दोनों इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें 6 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। सबसे पहले आ से देख लीजिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट पेज में देखिए, कब गोंद होई। ये होई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन का से कुडप्पा क्रम की चट्टान, बा से विंध्य क्रम की चट्टान। अब गा से गोंडवाना क्रम की चट्टान। और दा से हो गया दक्कन क्रम की चट्टान। अब आपने क्या क्या देखा यहाँ पर देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धार से, का से कुडप्पा क्रम की चट्टानें, बा से बिंद क्रम की चट्टानें, गो से गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दा से दक्कन क्रम की चट्टानें। अब हम एक एक प्रकार के चट्टानों का हेडिंग डालकर उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर ए डालिए। ए है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो इनमें जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हुई, इनका निर्माण क्या हुआ, इनकी विशेषताएं क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी के ठंडा होने के साथ ही इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी सबसे पुरानी चट्टान है। दूसरी बात, इस समय पृथ्वी ठंडी होनी प्रारंभ हुई थी, यानी पृथ्वी अत्यंत तप्त थी, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे।
जीवाश्म अनुपस्थित होता है। दूसरी बात, ये चट्टानें रवेदार होती हैं। ये रवेदार होती हैं, रवेदार चट्टान है। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि इनका क्षेत्र क्या क्या है। आपने इसमें जीवाश्मों का अभाव देख लिया। इनका क्षेत्र जो होता है वो मध्य प्रदेश। अब यहीं पर आप हेडिंग डालिए क्षेत्र। इनका क्षेत्र है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके अलावा राजस्थान का जो है दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसमें भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें कुछ धातुएं भी पाई जाती हैं, ये भी देख लीजिए। इसमें ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टान भी हैं। अब देख लीजिए, आपने आर्कियन क्रम की चट्टानें देख लिया। आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषता यह है कि जब पृथ्वी ठंडी होनी प्रारंभ हुई तो सबसे पहले इसी क्रम की चट्टानें बनी। तो चूंकि पृथ्वी अत्यंत तप्त थी, तो तप्त होने के कारण इसमें कोई जीवाश्म तो पाया नहीं जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं और इसका विस्तार जो होता है वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके साथ ही साथ राजस्थान का जो होता है दक्षिण पूर्वी जो भाग है वहाँ पर भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें ग्रेनाइट तथा नीस प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं। दूसरी बात, ये जो है इस प्रकार की चट्टानें यानी आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भागों को कवर करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 यानी लगभग 66% भाग को कवर करती हैं। ठीक है। अब आपने आर्कियन क्रम की चट्टानों को जान लिया। इसमें ग्रेनाइट यानी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये जब पृथ्वी ठंडी होनी प्रारंभ हुई तब इनका निर्माण हुआ। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये लगभग प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 यानी लगभग 66% भाग को कवर करती हैं। चलिए अगली हेडिंग डालिए। दूसरे प्रकार की चट्टानें जो हैं, यहाँ पर आप बी कर लीजिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो सबसे पहले कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से बना है। निर्माण आर्कियन के अपरदन से। चूँकि इनका अपरदन होता रहता है, ये अपना रूप चेंज करते रहते हैं। इससे रूपांतरित शैल या चट्टान भी कहते हैं। इसे रूपांतरित शैल या चट्टान भी कहते हैं। इसमें भी जीवाश्मों का अभाव होता है। जीवाश्मों के अभाव का कई कारण बताए हैं। एक तो ये
कि ये अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें कोई जीव रुक नहीं सकता था, क्योंकि वो अपना रूप परिवर्तित करते रहती हैं। लेकिन और एक बात और है कि इस समय तक तो जीवों का उद्भव ही नहीं था। ठीक है। अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें खनिजों की दृष्टि से, खनिज या आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर इसमें सोना, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, टिन, जस्ता इत्यादि प्रचुर मात्रा में है। अब हम अगर इसके जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनके क्षेत्रों की बात करें तो देख लीजिए इनका क्षेत्र क्या क्या है। क्षेत्र, किसके क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्षेत्र। ये भी जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक व गोवा के क्षेत्रों में मिलती हैं। इसके साथ ही आप एमपी भी लिख लीजिए, एमपी में भी पाया जाता है, एमपी के क्षेत्र में भी है। अब देख लीजिए, आप लोगों ने धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देख लिया। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर बात करें तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये जो होता है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से बनी है। ये अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसे रूपांतरित शैल भी कहते हैं। लेकिन ये खनिज संपदा की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व की चट्टानें हैं। इसमें सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, टिन जैसे धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका क्षेत्र जो होता है वो ऊपर से आप देखिए, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो चलिए इसके बाद वाली हेडिंग डालते हैं। तीसरा नंबर सी है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक। अब इसका जो निर्माण हुआ यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ। किसका? धारवाड़ के अपरदन से हुआ। रूपांतरण तो इनका भी होता है लेकिन इनका धारवाड़ से अपेक्षाकृत कम होता है। धारवाड़ से कम रूपांतरण होता है। ये परतदार होती हैं। इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है। जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक। और आंध्र प्रदेश का एक जगह है कुडप्पा। उसी के कुडप्पा के नाम पर आंध्र प्रदेश के कुडप्पा स्थान के नाम पर नाम पड़ा।
ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है कुडप्पा, जिसके नाम पर इसका नाम कुडप्पा पड़ा। ये चट्टानें, इसका क्षेत्र देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में कुडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। अब इस क्षेत्र में कुछ नदियाँ भी बहती हैं, जिन नदियों को, अब इन्हीं एक चीज़ और लिख दीजिए, कुडप्पा चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। कुडप्पा चट्टानों से पूर्वी घाट आप लोग जान सकते हैं कहाँ है। मैप देखिए, यहाँ पर जो पहाड़ी पाई जाती है यह है पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है, यानी कुडप्पा चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। और इस क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो यहाँ की नदियाँ हैं, ये पूर्वी घाट पहाड़ी को काट कर, यानी नदियाँ तो पहले की हैं, लेकिन जब ये बनने लगा तो इसको काट कर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा घाटी, नलमलाई श्रेणी, पापाधनी श्रेणी में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें बलुआ पत्थर क्वार्टिजाइट, इसमें बलुआ पत्थर क्वार्टिजाइट, स्लेट, संगमरमर, और चूने के पत्थर की निर्माण सामग्री पाई जाती है। आपने अब एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। कुडप्पा क्रम की चट्टानें क्या है? धारवाड़ के अपरदन से इसका निर्माण हुआ। किसके अपरदन से? धारवाड़ के अपरदन से। धारवाड़ से कम रूपांतरित होती हैं, परतदार होती हैं। जीवाश्मों का अभाव कुडप्पा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के एक कुडप्पा जिला है, इसी के नाम पर इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें पड़े। क्षेत्र जो है इसका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और कुडप्पा क्रम के चट्टानों से पूर्वी घाट पहाड़ी का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो नदियाँ पाई जाती है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियाँ पूर्वी घाट पहाड़ी को काट कर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ पर जो पाए जाते हैं, इसमें बलुआ पत्थर क्वार्टिजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस, चूने के पत्थर की सामग्री भी पाई जाती है। इसके बाद चौथा है, आप हेडिंग डालिए डी, विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें। अब आप लोगों ने ये देखा कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ये चट्टानें जो होती हैं, ये कुडप्पा के अपरदन से बनी, कुडप्पा के बाद बनी या उनके अपरदन से बनी। इसका नामकरण जो होता है विंध्याचल के नाम पर, विंध्याचल के नाम पर विंध्य क्रम की चट्टान पड़ा। ठीक, ये जो है परतदार, चूँकि ये रूपांतरित होकर बनी है। ये जो होते हैं, जैसे जो नदियाँ आ रही हैं, उनके बहाव से जो कुडप्पा क्षेत्र है वो करता गया और एक जगह एकत्र होता गया। जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्र में नदी बह गई, फिर नदी बंद हो गई, फिर कुछ दिनों बाद फिर नदी वहाँ से बही और फिर अपने साथ बालू और पत्थर के मलबे लेके गई।
जिससे ये परत दर परत बनती गई, इसलिए ये चट्टानें परतदार होती हैं, परतदार होती हैं। आगे देखिए, इसका निर्माण जो होता है, परतदार होने का कारण ये है कि ये इनका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। और इसका क्षेत्र है, क्षेत्र देखिए, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान चित्तौड़ वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में आगरा से होशंगाबाद के मध्य फैली है। उत्तर प्रदेश में आगरा से होशंगाबाद के मध्य फैली है। और इसी क्षेत्र में जो होते हैं पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं। इसी क्षेत्र में पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए, जैसे आ गई विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण जो होता है वो कुडप्पा के बाद बनी, यानी कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुई। अब कुडप्पा क्षेत्र से जो नदियाँ बहती थी वो अपने साथ कुछ मलबे, पत्थर के मलबे तथा बालू लेके आती थी, और जिससे ये परत दर परत एकत्र होती चली गई, इसलिए ये चट्टानें परत दर पाई जाती, परतदार पाई जाती हैं। और विंध्याचल जो है, इसी के नाम पर इसका नाम विंध्याचल पड़ा। झारखंड, इसका जो क्षेत्र, झारखंड का पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान का चित्तौड़ वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के आगरा और होशंगाबाद के मध्य फैली है। इसी क्षेत्र में पन्ना तथा गोलकुंडा के जो हीरे की खाने हैं, हीरे प्राप्त होते हैं। आप लिखिए नंबर ई। ये है, आ गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये चट्टान कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कोयले के लिए। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण चट्टान है। लगभग पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का 90% कोयला, 90% कोयला संपूर्ण भारत का यही पाया जाता है। यानी संपूर्ण भारत में जितना कोयला पाया जाता है उसका 90% कोयला यहीं पर पाया जाता है, जहाँ से मछली तथा रेंगने वाले जीवों का अवशेष प्राप्त होता है। अब ये देखिए, मछली तथा रेंगने वाले जीवों का अवशेष प्राप्त होता है, तो जहाँ से अवशेष प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा वहीं पर जीवाश्म पाई जाएगी। जीवाश्म वही तो है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा एकत्र किए हुए पदार्थों से हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जहाँ से जीव प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए उसी में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब इनका क्षेत्र देखिए, दामोदर, राजमहल, महानदी, गोदावरी और उसकी सहायक नदियों तथा कच्छ। दामोदर, राजमहल जो है पहाड़ी है, दामोदर जो है नदी है, और महानदी, गोदावरी, और उसकी सहायक नदियों
तथा कच्छ व काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान एवं वर्धा की घाटियों में एवं पश्चिमी राजस्थान, देखिए राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में सभी प्रकार के लगभग, अगर हम आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करें या धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो इसमें भी राजस्थान क्षेत्र आता है। तो बिंद में और यहाँ से लेकर हम गोंडवाना में जब पहुँचते हैं तो इसमें भी राजस्थान एवं वर्धा की घाटियों में इन चट्टानों के राजस्थान व वर्धा की घाटियों में इन चट्टानों का प्रभाव है या सर्वोत्तम रूप मिलता है, सर्वोत्तम रूप मिलता है। अब आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो होती हैं ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें संपूर्ण भारत में पाए जाने वाले कोयले का 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। यहाँ मछली तथा रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यदि अवशेष प्राप्त होते हैं तो ये भी मान लीजिए कि यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। तथा इसके आगे देखिए कि इनका जो क्षेत्र होता है वो होता है दामोदर, महानदी, राजमहल की पहाड़ियाँ, गोदावरी या उसकी सहायक नदियों तथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान एवं वर्धा की घाटियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए छठवां यफ डाल लीजिए और वो है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप इसका निर्माण जो होता है, इसका क्षेत्र जो होता है, इसका निर्माण क्षेत्र विदर्भ है, विदर्भ क्षेत्र है। और प्राचीन काल में विदर्भ जो है महाराष्ट्र को कहा जाता था। किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र को कहा जाता है। अब इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ ना, ये ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ। और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में? 5 लाख। अभी देखिए अगर ज्वालामुखी के उद्भेदन से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ तो ये जो होता है कृषि के लिए भी काफ़ी उपजाऊ होगा। ये कृषि के लिए उपजाऊ है, उपजाऊ क्षेत्र है। ये क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश का फैला है। इसके अलावा इसके कुछ भाग झारखंड, छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु में भी फैला है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए जो कपास होते हैं, ये सभी चाय होती है, चाय कपास, ये फसलें अधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत के जितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उन सभी के बारे में बताया गया। तो आप लोग अगली हेडिंग डालिए, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका क्या महत्व है।
तो इसका महत्व आप पॉइंट दर पॉइंट लिख लीजिए। क्योंकि देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक गड्ढे हैं। प्राकृतिक गड्ढों के कारण छोटे छोटे तालाब पाए जाते हैं। छोटे छोटे तालाबों की अधिकता है, जिससे सिंचाई में सुविधा होती है। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, पॉइंट नंबर 2। क्योंकि ये क्षेत्र जो होता है, ये क्षेत्र लावा इत्यादि से बना है, यहाँ पर उपजाऊ काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है। इस कारण ये कपास सोयाबीन चने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके लिए कपास सोयाबीन, यहाँ पर जो काली मृदा पाई जाती है, लावा से निर्मित क्षेत्र है, तो इसलिए कपास सोयाबीन इन सभी के लिए काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ अधिक वर्षा वाले समतल स्थानों पर काली लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। यहाँ अधिक वर्षा वाले समतल क्षेत्रों में काली लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। काली लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। काली लेटेराइट वाली समतल वाली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये है प्रायद्वीपीय पठार में, जो मसाले, चाय और कॉफ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। ये मसाले, चाय व कॉफ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ जो होती भूगर्भिक संरचना अगर देखी जाए तो यहाँ पर यहाँ इन क्षेत्रों में लोहा, तांबा, सोना, यूरेनियम, थोरियम, कोयला, मैग्नीज, यानी खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट डालिए, यहाँ पर जो खाड़ियाँ हैं, व लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें मिलती हैं, जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रयों का निर्माण संभव है। बंदरगाहों व पोताश्रयों का निर्माण संभव है। इसका जो क्षेत्र है, यहाँ पर सदाबहारी, इनके कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जहाँ सदाबहार, महोगनी, चंदन व बांस
के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब ये क्षेत्र हो गया। इसके एक बार जो ये है, जो विशेषताएं हैं प्रायद्वीपीय पठार की, उसको आप लोग देख लीजिए। पहली बात देखिए, ये लावा से उत्पन्न क्षेत्र है। यहाँ पर लावा पाए जाते हैं, इसलिए ये जो होता है काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। कपास, चाय, इन सब के लिए, चना के लिए, सोयाबीन के लिए काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में लैगून प्रकार की झीलें भी पाई जाती हैं। और ये क्षेत्र जो होता है, इसमें छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, जो उनसे तालाब का निर्माण हुआ है, इसलिए सिंचाई के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। और इसके जो कुछ क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी घाट के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर सदाबहार वन, महोगनी, चंदन, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और खनिज संपदा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी उपजाऊ या संपन्न क्षेत्र है, जिसमें सोना, लोहा, यूरेनियम, थोरियम, कोयला, मैग्नीज, जस्ता, टिन आदि धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। कोयले की बात करें तो ये लगभग संपूर्ण भारत का लगभग कोयला यहीं पर पाया जाता है। तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे आपको उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।